ये बुक ध्यान को बहुत ही गहराई और सरलता से ध्यान के बारे में हमें बताती है। और इस बुक में ध्यान को एक आजादी की तरह लिया गया है, जो शुरू से लेकर अंत तक एक गाइड की तरह काम करती है। मैंने इस बुक को इसलिए चुना जिससे मैं अपने अनुभव और इसकी सीख साझा कर सकूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस बुक का एक ओवरव्यू समझते हैं कि ओशो इस बुक में क्या हमें बताना चाह रहे हैं और हम क्या सीख सकते हैं। तो पार्ट वन, इस बुक को 5 भाग में विभाजित किया गया है। पार्ट वन अबाउट मेडिटेशन। इसके अंदर हम ध्यान का गहराई से मतलब समझेंगे और ध्यान का जो महत्व है उसके बारे में जानेंगे, जो ओशो ने बहुत ही खूबसूरती से हमें इस पार्ट में बताया है। पार्ट टू साइंस ऑफ मेडिटेशन। इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि ध्यान की तकनीकें क्या हैं, एक बिगिनर के लिए ध्यान में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि तकनीक को कब हमें यूज करना है, कब उसको ड्रॉप कर देना है। और पार्ट थ्री टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। इस पार्ट के अंतर्गत हम ओशो ने ध्यान की कई विधियां बताई हैं, हम उन विधियों को जानेंगे और उन सभी विधियों का जो पर्पज है, अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है। अब बात करते हैं पार्ट फोर ऑब्स्टिकल्स ऑफ मेडिटेशन। इसके अंतर्गत ओशो ध्यान में आने वाली बाधाओं के बारे में बताते हैं। जो मेन जो बाधाएं हैं ध्यान की, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनका समाधान भी हमें देते हैं। अब बात करते हैं पार्ट फाइव की। पार्ट फाइव में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि ओशो ने कुछ क्वेश्चंस आंसर लिए हैं, जो कि स्टार्टिंग में बिगनर के मन में आना स्वाभाविक है, और हम उन आंसर्स क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे जो उन्होंने हमें दिए हैं, बताए हैं, जिससे हम ध्यान को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से अबाउट मेडिटेशन। जैसा मैंने पहले बताया था कि ओशो इसमें ध्यान को बहुत ही गहराई से हमें बताते हैं, तो चलिए ओशो के अनुसार ध्यान क्या है समझते हैं। ओशो कहते थे कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि इसका मतलब बहुत गहरा है। ध्यान का मतलब है सिर्फ होना, अपने होने का एहसास करना, कुछ भी नहीं करना। अपने होने का एहसास करना, खुद को देखना, अपने विचार और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जजमेंट के देखना, ये ध्यान का पहला चरण है। और जब हम इस पहले चरण में ध्यान का आनंद ले लेते हैं, तो ध्यान का जो दूसरा चरण है उसके अंदर जीवन की गतिविधियों के बीच भी अंदर से शांत और स्थिर रहना, ये ध्यान का दूसरा चरण है। मतलब उसको कहती थी कि ध्यान का मतलब अपनी जीवन की जो गतिविधियां हैं उनसे भागना नहीं है, बल्कि उनके बीच रहकर अंदर से शांत और स्थिर रहना ही ध्यान का असली रूप है। जीवन के हर पल, हर काम के बीच भी अंदर से शांत और स्थिर रहना ही ध्यान का असली अर्थ है। इस तरह से उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, कि ओशो ने ध्यान का जो महत्व बताया है उसके बारे में बात करते हैं। तो ओशो अ, ध्यान को एक फूल की तरह खिलना मानते थे। उनका मानना था कि ध्यान फूल की तरह खिलता है। जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है, एक एक पंखुड़ी खिलती है फूल की, वैसे ही ध्यान की जो पंखुड़ी है वो भी एक एक करके, ध्यान की पंखुड़ी जैसे साइलेंस, सेंसिटिविटी, लव, जॉय, एक एक करके वो पंखुड़ियां खिलती हैं। तो सबसे पहले जब ध्यान खिलना शुरू होता है तो एक गहरा मौन, अंदर एक गहरा मौन उतरता है, जो हमें गहरी शांति से जोड़ता है। जैसे जैसे मौन गहरा होता है, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की पंखुड़ी खिलने लगती है। वो संवेदनशीलता की जो पंखुड़ी है उसके खिलने के बाद हम एक छोटी सी छोटी चीज को बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं। उसको यहाँ पर एक
छोटी सी घास की पत्ती का एग्जाम्पल देते हैं कि जब संवेदनशीलता गहरी हो जाती है तो उसके बाद जो एक छोटी घास की पत्ती भी है वो हमें एक स्टार, एक सितारा जैसी महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। मतलब आपकी संवेदनशीलता इतनी गहरी हो जाती है कि आपको उसमें उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। उसके बाद ओशो कहती है कि लव, प्रेम अपने आप मरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है तो प्यार अपने आप बहने लगता है, और वो बिना किसी शर्त का प्यार होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती, अनकंडीशनल होता है। उसके बाद जॉय, आनंद स्वतः उमड़ने लग जाता है, जो वो भी किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, स्वतः ही जॉय उमड़ने लग जाता है, बहने लग जाता है। उसको बताते उसके बाद इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता भी खिलने लगती है। और जब इंटेलिजेंस बढ़ती है, जब बुद्धिमत्ता बढ़ती है हमारी, तो हम रिएक्ट की बजाय रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। अंत में उसको कहते हैं क्रिएटिविटी, रचनात्मकता भी खिलने लगती है। और वो रचनात्मकता, जब हमारी क्रिएटिविटी खिलती है तो हम अनूठे नजरिए से, नए ढंग से दुनिया को और खुद को, जीवन को देखना शुरू कर देते हैं। अब ध्यान को यहाँ समझने के लिए एक कहानी के द्वारा समझते हैं, और गहराई से, जो कि ओशो ने इस पार्ट में सुनाई है, बालश्रम की कहानी। ओशो अक्सर इसको सुनाते थे। ओशो ने बताया कि एक बालश्रम, जो कि यहूदी आध्यात्मिक व्यक्ति थे, वो डेली एक नदी के किनारे जाते थे, वहां बैठ करके वो खुद को देखते थे, खुद के विचारों भावनाओं को देखते थे, और डेली उनका ये रूटीन था। तो एक व्यक्ति, जो कि अमीर आदमी के यहाँ एक व्यक्ति चौकीदारी करता था, वो उसको को डेली, सॉरी, बालश्रम को डेली आते जाते देखता था। तो उसने एक दिन बालश्रम का पीछा किया और उन्हें रोका और बोला कि माफ करना मुझे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ रोज क्यों आते हैं और क्या करते हैं। तो मालशिम ने बोला कि आप पहले आप बताओ कि आप क्या करते हो, आप कौन हो। उस व्यक्ति ने बोला कि मैं एक चौकीदार हूँ, जो कि अमीर व्यक्ति के यहाँ चौकीदारी करता हूँ और लोगों के आने जाने पे निगरानी रखता हूँ। तो मालशिम ने बोला कि मैं अपना चौकीदार हूँ, मैं खुद की निगरानी करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला, चौकीदार ने बोला कि मैं जब चौकीदारी करता हूँ तो मुझे मेरा मालिक मुझे तनख्वाह देता है, जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन आप जो चौकीदारी करते हो, जो आप कह रहे हो मैं खुद की चौकीदारी करता हूँ, तो आपको भुगतान कौन करता है। तो बाल सिंह ने बहुत ही मुस्कुरा करके बोला कि जब मैं खुद को देखता हूँ, खुद की भावनाओं को देखता हूँ, बिना किसी जजमेंट के, तो मैं अपने आप से कनेक्ट हो जाता हूँ। और उसके बाद जो खुशी, जो आनंद मेरे अंदर उमड़ता है, वही इसका भुगतान है। मैं इसे शब्दों में नहीं बता सकता। तो इस कहानी के द्वारा ओशो में ध्यान को बहुत ही गहराई से बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पार्ट 2, साइंस ऑफ मेडिटेशन। जैसा मैंने पहले बताया कि इस पार्ट के अंदर अंतर्गत ओशो हमें ध्यान की विधियों को कब यूज करना, टेक्निक को कब यूज करना है और कब उस टेक्निक को छोड़ देना है, एक बिगनर के लिए क्या क्या जरूरी है, उस बारे में हमें बताते हैं। तो चलिए समझते हैं फ्रेंड्स। ध्यान, उसको कहते हैं कि ध्यान अचानक से मिल जाने वाली चीज नहीं है, ये डूइंग टू बी, करने से होने तक का सफर है। उसको कहते थे कि टेक्निक, ध्यान में शुरुआत में टेक्निक जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में अगर हमारे पास कोई टेक्निक नहीं होगी तो हम व्यवस्थित रूप से, सिस्टेमेटिकली प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्टार्टिंग में एक टेक्निक जरूरी है, जो कि हमें अव्यवस्था से व्यवस्था की तरफ ले जाती है, जिसके द्वारा हम एक सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन ओशो का मानना था कि जब आप किसी टेक्निक का यूज कर रहे हो और आप सही दिशा में उसको यूज करते हुए बढ़ रहे हो, और फिर आप वहां तक पहुंच जाते हो, आपकी जागरूकता जाग जाती है, तो हमें उस टेक्निक को छोड़ देना चाहिए।
हमें उससे चिपकना नहीं चाहिए। आप बात करते हैं कि उसको बताते हैं कि एक बिगिनर को शुरू में सेम टाइम सेम प्लेस पर ध्यान करना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि अगर हम एक सेम टाइम और सेम प्लेस पर डेली ध्यान करते हैं नियमित रूप से, तो हमारा जो मन है और शरीर दोनों स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाते हैं इसके लिए। और जिस जगह पर हम ध्यान करते हैं वहां एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि हमें ध्यान की गहराई में जाने में हमारी मदद करती है। उसके बाद उसको तीन आवश्यक बातें बताते हैं जो कि ध्यान ध्यान में जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलैक्सेशन, वॉचिंग, नो जजमेंट। सबसे पहले एक आरामदायक अवस्था में बैठना है। बैठने की जो स्थिति है वो इतनी आरामदायक हो कि हम अपने शरीर को भी भूल सकें, क्योंकि जब तक हमारा मन हमारे शरीर पर रहेगा तब तक हम ध्यान में गहराई में नहीं जा सकते। इन वॉचिंग, उसके बाद अपने जो विचार हैं उनको सिर्फ देखना है आते जाते। नो जजमेंट, बिना जजमेंट के कोई भी निर्णय, कोई प्रतिक्रिया हमें उन विचारों पर नहीं देनी। सिर्फ हमें उन्हें उन्हें देखना है। जैसे हम एक मूवी देखते हैं, जब हम मूवी देखते हैं तो हम उन विचार उनको सिर्फ देखते हैं, हम उससे चिपकते नहीं है। उसी तरह हमें कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी, ओनली ऑब्जर्व। उसके बाद ओशो राइट एटीट्यूड की बात करते हैं कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। ओशो बताते हैं कि प्लेफुल एटीट्यूड होना चाहिए। जिस तरह से हम कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम में हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, हम सिर्फ खेलते हैं उसको। तो उसी तरह से ध्यान को भी एक गेम की तरह खेलना है, हमें उसमें बहुत सीरियस नहीं होना। दूसरा पेशेंस। पेशेंस ध्यान में बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान अचानक से मिल जाने वाली चीज नहीं है, ये एकदम से नहीं होता। इसमें टाइम लगता है, हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरते हैं। तो हमें पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो एक्सपेक्टेशन। ध्यान जब हम कर रहे हो तो उससे कोई भी उम्मीद ना रखें। बिना उम्मीद, कोई उम्मीद रखे बिना हमको ध्यान करना चाहिए। उसके बाद उसको कहते हैं कि ध्यान अनअवेयरनेस से अवेयरनेस के बीच में बैठ करके देखने की एक क्रिया है। और उसको मेडिटेशन को एक नेक मानते हैं। वो कहते हैं मेडिटेशन एक कला है, कुशलता है जो कि हमारे अंदर पहले से है। स्वतः ही हमारे अंदर ये है। और इसके जरिए हम अपने नेचुरल स्वरूप, जो हमारा असली रूप है, उस पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो अंत में कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगी कि उसो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमें बताते हैं कि हमें किसी भी टेक्निक से चिपकना नहीं है। जब हम कोई तकनीक यूज करते हैं, तकनीक सिर्फ शुरुआत है जो कि हमें एक सहारा देती है। और जैसे ही हम उन तकनीकों की मदद से हम सही दिशा में आगे बढ़ते हुए, जब हमारी जागरूकता जाग जाती है और हम अपने प्योर स्टेट तक पहुंच जाते हैं, उस टाइम जो ध्यान करने वाला है, अवेयरनेस इतनी जाग जाए कि ध्यान करने वाला गायब हो जाए, सिर्फ देखने वाला बचे, साक्षी। और हम अपने आप से कनेक्ट हो जाएं, तो हमें उस टेक्निक को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि नदी पार करने के बाद एक नाव को छोड़ दिया जाता है। इसमें इस पार्ट में उसको एक बोट की स्टोरी भी सुनाते हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। उसको बताते हैं कि बुद्धिस्ट कहानी को सुनाते थे। उन्होंने बताया कि 5 व्यक्ति थे जो कि एक बोट को सिर पर लेकर के जा रहे थे, किसी गांव से गुजर रहे थे। तो गांव वाले ने देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी बोट को ये व्यक्ति अपने सर पे क्यों लेके जा रहे हैं। उन्होंने उनको रोका और बोला कि आप इसको ऊपर सर पे रखकर क्यों जा रहे हैं, इसको तार क्यों नहीं देते। तो उन व्यक्तियों ने बोला कि नहीं, ये इस बोट ने हमारा बहुत साथ दिया है। जब हम नदी में फंसे हुए थे तब इसने हमारा जीवन बचाया है, तो हम इससे नहीं उतार सकते और हम इसको हमेशा अपने साथ रखेंगे। तो इस तरह उसको कहते हैं कि हमारा जो मन है वो भी टेक्निक से कहीं ना कहीं चिपक जाता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता। जब हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हम जाना चाह रहे हैं, उसके बाद भी हम उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें
उस टेक्निक से ऐसे नहीं चिपकना जैसे वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति थे जो सर पे उस बोट को लिए जा रहे थे। नदी पार करने के बाद से बोट को छोड़ दिया जाता है, नाव को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह से टेक्निक को भी छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पार्ट 3, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। इस पार्ट के अंदर ओशो ने कई प्रकार के ध्यान की विधियां बताई हैं, जिनको कुछ विधियों को हम जानेंगे संक्षेप में। लेकिन ओशो कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्तियों की प्रकृति अलग अलग होती है, उसी तरह से ध्यान भी कई प्रकार के होते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ओशो ने भले ही इतनी विधियां बताई हो ध्यान की, लेकिन सभी विधियों का जो अंतिम पर्पस था, वो था अपने आप को गहरी शांति और मौन की अवस्था में पहुंचकर जागरूकता, अपने अंदर जो जागरूकता आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, वहां तक पहुंचकर अपने साक्षी से मिलना। मतलब एक तरह से जो विधियां हैं उनका अंतिम पर्पस अपनी ट्रू सेल्फ से साथ कनेक्ट होना है। जितनी भी टाइप्स हैं मेडिटेशन के, सबका पर्पस यही है। तो उसमें से हम कुछ की बात करते हैं। जैसे कि एक्टिव मेडिटेशन, इसमें पहले एनर्जी को रिलीज किया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है, डायनामिक मेडिटेशन एंड कुंडलिनी मेडिटेशन। दूसरी जो टाइप है, ब्रेथ एंड साइलेंस मेडिटेशन, इसमें ब्रेथ पे फोकस किया जाता है। फॉर इसके एग्जाम्पल विपासना मेडिटेशन, जस्ट सिटिंग मेडिटेशन। और जो आनापान सती ध्यान जो हम करते हैं वो भी इसी में आता है। हार्ट एंड सेंटरिंग मेडिटेशन, इस पर हार्ट पर फोकस किया जाता है। जो एग्जाम्पल है, ओसो हार्ट मेडिटेशन। एंड नेक्स्ट, माइंड एम्प्टिंग मेडिटेशन। इसमें इमोशंस को रिलीज किया जाता है। इमोशंस को रिलीज करके अपने आप को अंदर से खाली किया जाता है, जिससे हम ध्यान की गहराई में जा सकें। एग्जाम्पल, गिबरिस मेडिटेशन एंड नो माइंड मेडिटेशन। पर्पस और ऑल मेडिटेशन, नो माइंड, इनर साइलेंस एंड अवेयरनेस। इसी अवस्था तक हमको पहुंचना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, पार्ट 4, ऑब्स्टिकल्स ऑफ मेडिटेशन। इस पार्ट में ओशो बताते हैं कि ध्यान करते टाइम कौन सी ऐसी बाधा है जो हर किसी के साथ हर किसी के सामने आती हैं। तो उसमें से दो बड़ी, सबसे बड़ी बाधा है, ईगो एंड द चैटरिंग माइंड। ईगो मतलब अहंकार। पहले अहंकार को समझते हैं। ईगो क्या मतलब है इसका? ईगो मतलब फॉल्स आइडेंटिटी। जो हमारी जो पहचान है वो हमारी नकली पहचान है, ये हमारी असली पहचान नहीं है। और ये पहचान हमें बचपन से दे दी जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पहले परिवार से मिलती है, समाज से, सोसाइटी, कंट्री से। इस तरह से हम अपने आप को मानते जाते हैं, जो लोग कहते जाते हैं और हमारे अंदर वो चीज बैठती जाती है, हम अपने आप को वही समझने लग जाते हैं, मतलब फॉल्स आइडेंटिटी। तो ये नकली पहचान जो हमारी है, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो दिन प्रतिदिन ये पहचान और मजबूत होती जाती है और हमारा ईगो और बढ़ता जाता है। ईगो दो तरह से के होते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही, जो सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, ये दोनों ही अहंकार हैं और दोनों ही ध्यान में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब जब हम दूसरों से अपने आप को बेहतर जानते हैं, ये भी अहंकार है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हम दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं और हम अपने आप को मतलब दूसरों से कम समझते, अपने उसके लायक नहीं समझते किसी काम के। तो ये भी एक तरह की अहंकार है। तो ये दोनों ही अहंकार है और दोनों ही ध्यान में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी जो बाधा है, द चैटरिंग माइंड, बकबक करता मन। उसको इस बारे में बताते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो एकदम से बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। सभी के साथ होता है। तो जब ये विचार आने शुरू होते हैं, जैसे कि कभी, क्योंकि हमारा मन कभी शांत नहीं होता, ये विचार ऐसे नॉर्मली भी चल रहे हैं, लेकिन हम जब शांत बैठते हैं तो हमें वो दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी वो काम करना बाकी है, मुझे कल वहां जाना है, कल क्या होगा, इस तरह बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चलते हैं। और हम ध्यान की बजाय हमारी सोच शुरू हो जाती है, ध्यान हम करना भूल जाते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं और हम उन विचारों में उलझ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बाधा है, जिसकी वजह से हम ध्यान की गहराई में आगे नहीं पहुंच पाते।
तो इसका सॉल्यूशन भी उसको देते हैं, सॉल्यूशन को समझते हैं कि उसको बताते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठे और जैसे ही विचार आए तो सिर्फ उन विचारों को देखें। जस्ट लाइक मूवी, जैसे हम मूवी देखते हैं, हम उससे जुड़ते नहीं है, सिर्फ हम उसको देखते हैं। वैसे ही हमें अपने विचारों को देखना है। और जैसे जैसे हम विचारों को देखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे विचार अपनी शक्ति खोने लग जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं, और विचारों के बीच में गैप्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे गैप्स बढ़ता है, हमारा साइलेंस बढ़ता है, वो गैप्स लंबा होता जाता है, और हम धीरे धीरे अपने इतने गहरे ध्यान में चले जाते हैं कि अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, अपने साक्षी से जुड़ जाते हैं। मतलब जब देखने ध्यान करने वाला गायब हो जाए और वो सिर्फ देखने वाला जो बचता है वही साक्षी है। तो इस तरह से विचारों को देखकर बिना निर्णय के सिर्फ होते हुए देखना है, आते हुए जाते हुए देखना है, तो हम ईगो एंड द चैटिंग माइंड, इन दोनों से मुक्ति पा सकते हैं, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं पार्ट 5। इस पार्ट के अंदर उसको कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि बिगिनर के मन में आना स्वाभाविक है, हम उस पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू आई फील डार्कनेस ड्यूरिंग मेडिटेशन? मुझे ध्यान के दौरान अंधेरा क्यों दिखता है? इस क्वेश्चन के आंसर में उसको कहते हैं कि हर हिस्से के दो पहलू हैं, एक डार्क साइड, एक लाइट, उजाला। समस्या तब पैदा होती है जब हम डार्क साइड को ठुकरा देते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर हम उस डार्क साइड को भी स्वीकार कर लें, हमें उसको ठुकराना नहीं है, तो वो जो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, तो उसको यही कहते हैं कि सी एवरीथिंग, डोंट चूज, एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स लाइट। हमें अंधेरे को भी स्वीकार करना है। जब हम अंधेरे को भी स्वीकार कर लेंगे तो वो धीरे धीरे अंधेरा गायब हो जाएगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, बॉडी व्हाई डज माई बॉडी फील पेन ड्यूरिंग मेडिटेशन? मेडिटेशन के दौरान मेरे शरीर में दर्द क्यों होता है, मैं क्यों फील करता हूँ? तो इस क्वेश्चन के आंसर में उसको कहते हैं कि दर्द से मत लड़ो, दर्द को सिर्फ देखो। जब हम दर्द को देखते हैं तो वो धीरे धीरे दर्द अपना रास्ता बदल लेता है और चला जाता है। अटेंशन हील्स, मतलब प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, सिर्फ उसको देखना है, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू व्हेन द माइंड रन्स टू फास्ट? जब मेरा ध्यान के दौरान दिमाग बहुत तेज भाग रहा हो तो मैं क्या करूं? उसको बोलते हैं डोंट फाइंड द माइंड, अंडरस्टैंडिंग ब्रिंग साइलेंस। दिमाग से विचारों से मत लड़ो, क्योंकि मन का तेज भागना, मन से मत लड़ो, मन का तेज भागना ये उसकी स्वाभाविक नेचर है और वो भागेगा। हमें अंडरस्टैंड करना है अपने माइंड को। जब अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसको समझेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े कॉमन है, जो कि मैंने भी ध्यान स्टार्ट किया था तो मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की, तो मैंने उसको उन क्वेश्चंस को लिया है, अब वो जानेंगे। व्हाट इज द राइट टाइम एंड प्लेस फॉर मेडिटेशन? मेडिटेशन का राइट टाइम और राइट प्लेस क्या है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए एक सेम टाइम और सेम प्लेस बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम सेम टाइम और सेम प्लेस पर ध्यान करते हैं नियमित रूप से, तो हमारा मन और शरीर स्वाभाविक रूप से मतलब स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाता है। और जिस जगह बैठकर हम ध्यान करते हैं रेगुलर, तो वहां भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि हमें ध्यान में गहराई में जाने में हमारी मदद करती है। और दूसरा क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी, हाउ लॉन्ग शुड वी मेडिटेट? मैं कितने देर तक ध्यान करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर में ये बताना चाहूंगी कि टाइम से ज्यादा
कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है एक बिगनर्स के लिए, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी होगी तो हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है उस चीज के लिए। अगर हम एक दिन ध्यान अच्छा कर लें, दूसरे दिन फिर बिल्कुल ना करें, तो कोई फायदा नहीं। जिस दिन किया उस दिन उसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है आगे। लेकिन हम अगर 10 मिनट भी रोज ध्यान करते हैं शुरू में, तो कंसिस्ट करते हैं, तो कब 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 मिनट बढ़ जाएंगे, आपको स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा माइंड उसके लिए तैयार हो रहा है। तो कितनी देर इसको ध्यान न देकर कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। और दूसरा, वैसे जनरली ये माना गया है कि जितनी आपकी एज है उतने मिनट ध्यान करना अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी उम्र 50 साल है तो 50 मिनट, 40 साल है तो 40 मिनट ध्यान जरूरी है। अब थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटनेसिंग, साक्षी भाव इन मेडिटेशन। में ध्यान में साक्षी भाव क्या है, विटनेसिंग क्या है, इस क्वेश्चन को आंसर मैं भी बहुत लेट समझी थी, मुझे भी टाइम लगा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो उन विचारों को जब हम बिना बिना किसी निर्णय के देखते हैं, एक मूवी की तरह, तो धीरे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो धीरे धीरे वो विचार कम होते जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। फिर उन विचारों की शक्ति खोने लग जाती है, और हम ध्यान में गहराई में उनके बीच गैप्स आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो गैप्स बड़ा होता जाता है, जो गैप्स है लंबा होता जाता है। उसके बाद जो ध्यान कर रहा है वो ना, वो गायब हो जाता है, और जो ध्यान, जो देखने वाला है, जो साक्षी देखने वाला, वो बचता है। वही साक्षी भाव है, विटनेसिंग है। जो रिमेन सेम रहता है, जो कभी नहीं बदलता, वही सत्य है। हमारे आसपास जो सब कुछ है वो कंसिस्ट बदल रहा है, जो कि एक माया है, वो सत्य नहीं है। लेकिन हमारा जो साक्षी है, हमारा अवेयरनेस, जो कि रिमेन सेम है, कभी नहीं बदलता, वो सत्य है। और ये ध्यान का जो पर्पस है, वो इसी साक्षी से मिलना है। अंत में फ्रेंड्स, मैंने इस बुक में से कुछ टेक अवेज पॉइंट लिए हैं, जिनको कि हम अपनी लाइफ में अगर उतार लें तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इस पर बात करते हैं। स्टार्ट विद अवेयरनेस। मेडिटेशन बिगिन व्हेन वी ब्रिंग्स अवेयरनेस इनटू अवर स्मॉल एवरीडे एक्शंस, वॉकिंग, ईटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड ब्रीदिंग कॉन्शियसली। जब हम अपने डेली के रूटीन में अपनी अवेयरनेस को, जो भी हम काम कर रहे हैं, पूरी जागरूकता से करें, फॉर एग्जाम्पल माइंडफुलनेस, पूरी माइंडफुलनेस से करें, तो वो भी एक ध्यान बन जाता है। जैसे जैसे हम हर काम को थोड़ी थोड़ी अगर अपनी अवेयरनेस से करते जाते हैं, तो एक तरफ जो हम ध्यान करते हैं बैठ के, वो तो ध्यान है ही, उसके बाद हमारा ध्यान भी गहरा होता है। हम डेली हर काम करते हुए भी हम ध्यान में रह सकते हैं। और उसके बाद क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द माइंड, नोटिस द ट्रिक्स ऑफ द माइंड, ऑब्जर्व हाउ द ईगो ट्राइज टू प्रोटेक्ट itself. Don't struggle with the mind, just witness it. Gradually, you will notice gaps between thoughts appear naturally. Observe your inner world, become the witness. Watch your thoughts and emotions as if you are watching a movie without judging or interfering. Respond consciously instead of reacting. Right sign of right progress. कैसे जाने कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? You will feel more peace and joy in simple moments. Small moments of silence will arise naturally. Emotional weight will reduce on its own. Witnessing will become natural in daily life.
Understanding obstacles. Ego and the chattering mind are not enemies. Each challenge can take you deeper when you simply witness it without resistance. Meditation slowly become a way of living. When the gaps between thoughts become longer and silence start coming effortlessly, you know you are progressing. अब फ्रेंड्स मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं 5 साल से ध्यान में हूँ और ये सफर मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है इस सफर के दौरान। मैं रिएक्ट करने करने से पहले मैं रिएक्ट करती थी, रिएक्ट करने से रिस्पॉन्डिंग की तरफ मूव हुई। मैंने अपनी क्रिएटिविटी को एक नई दिशा दी। जो शायद बचपन में मैं क्रिएटिव थी वो मेरा एक तरह से दब गया था, लेकिन ध्यान में आने के बाद वो वो दबी हुई क्रिएटिविटी मेरी फिर से निकल के आई। और मैं जो डेली के रोजमर्रा के जो कामों को करती हूँ वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस के साथ। इस तरह से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा पेशेंस भी बहुत बढ़ा। इस सफर के दौरान मैंने जाना कि ध्यान एक टेक्निक नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी। एक कहानी के द्वारा हम इस को कंक्लूड करते हैं। ओशो ने इस बुक में एक कहानी सुनाई है जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई। जैसे कि ओशो ने बताया कि एक व्यक्ति था जो कि बहुत सिगरेट पीता था और उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब सिगरेट पीना बंद कर दे, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अगर वह सिगरेट पीना बंद नहीं करेगा तो मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो सिगरेट पीना छोड़ दे। लेकिन उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि वो उसकी ऑटोमेटिक एक आदत बन चुकी थी। तो वो परेशान होकर के ओशो के पास आया। अब बोला मेरी मदद करो, मुझे सिगरेट छोड़नी है, डॉक्टर ने बोला है बट लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो ओशो ने बोला कि सिगरेट इतनी आसानी से नहीं छूट सकती, क्योंकि ये 30 साल पुरानी आदत है तुम्हारी। तो ये एक ऑटोमेटिक आदत बन चुकी है तुम्हारी, तो इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो इसको छोड़ने का भूल जाओ, मत सोचो कि मुझे सिगरेट छोड़ना है, बस सिगरेट पीने को ध्यान बना लो। तो उस व्यक्ति ने बोला सिगरेट और ध्यान? बोले हाँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जब तुम अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालो पूर्ण अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, जब उसमें से सिगरेट निकालो पूरी जागरूकता से, जब उसको सिगरेट को जलाओ पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस के साथ, जब पहला कश लो पूरी जागरूकता के साथ, जब उस धुएं को अंदर लेके जाओ पूरी अवेयरनेस के साथ, धुएं के बाहर निकालो पूरी अवेयरनेस के साथ, जब बस तुम्हें यही प्रोसेस को फॉलो करना, सिगरेट को एक ध्यान बनाना, छोड़ने का मत सोचो। उस व्यक्ति ने वही किया और 3 महीने बाद जब वो वापस आया तो उसको बताते उसका चेहरा खिला हुआ था। उसने बताया कि वह सिगरेट पीना छोड़ चुका है। तो फ्रेंड्स, एक उसो इस कहानी के द्वारा हमें क्या बता रहे हैं, उसो इस बात के द्वारा हमें क्या बता रहे हैं? जागरूकता का महत्व, इम्पोर्टेंस, कि 30 साल पुरानी आदत भी अगर हम जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। जो कि हम ऑटोमेटिक करते जाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है, बस हम करे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अवेयर होते हैं हम उस काम को छोड़ देते हैं।